देखिए, अब अगले पैनल के लिए मैं वर्धन यादव जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, जो कि जिला अध्यक्ष ग्रामीण है गुरुग्राम से। इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा सर और मेरे सहयोगी बसंत। आज हम लगातार यही बात बार बार रख रहे हैं कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी आवाजों को हम आपको सुनाएंगे। तो आप विपक्ष की आवाज भी सुन रहे हैं, आप सुनिए कि किस तरह से गुरुग्राम के लिए निचले स्तर से तक लेकर ऊपरी स्तर तक विकास की बात की जा रही है। ओवर टू यू। शुक्रिया दीपिका। वर्धन यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम आपका, क्योंकि सत्ता पक्ष भी जरूरी है और विपक्ष भी उतना ही जरूरी है लोकतंत्र में। तो मैं आपका स्वागत करता हूं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के मंच पर। धन्यवाद विनोद जी। और मैं पूरी जी मीडिया की समस्त टीम को, सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो ड्रीम्स ऑफ गुड़गांव, एमर्जिंग गुड़गांव कॉन्क्लेव की जो आपने शुरुआत की है, आज इसकी आवश्यकता गुड़गांव के मुद्दों के ऊपर बात करने की बहुत ज्यादा थी। तो पूरा जी मीडिया, सभी समस्त टीम बधाई के पात्र है कि आपने जो शुरुआत की है, निश्चित रूप से इससे जो मुद्दे निकल करके आएंगे, जो विपक्ष की भावनाएं निकल करके आएंगी, जन भावनाएं निकल करके आएंगी, उससे सरकार को एक आईना हम दिखाने का काम करेंगे, जिससे आने वाले समय में गुड़गांव समेत समस्त हरियाणा के अंदर आपको परिवर्तन दिखाई देगा। थैंक यू। एक चीज तो मैं तारीफ कर देता हूं, मैं ना करीब करीब 20 साल का मेरा करियर है जिस तरह से पत्रकारिता करते हुए। गुड़गांव एक ऐसा जिला है जहां विपक्ष जिंदा नजर आता है। पंकज रावत अभी गए हैं, शायद मंच पे होंगे, और वर्धन यादव जी भी हैं। मुद्दों को लेकर बात होती है। शायद बोट भी चलाई थी आपने जब पानी भरा था। तो 2-3 जिले ऐसे हैं, और मैं बिल्कुल कह रहा हूं, इस बात में थोड़ा तारीफ भी है और तंज भी है। 2-3 जिले ऐसे नजर आते हैं जहां कांग्रेस कम से कम जब विरोध करने पे आती है तो जिंदा नजर आती है। इसलिए आप दोनों जो ग्रामीण और शहरी जिलाध्यक्ष हैं वो बधाई के पात्र हैं। बाकी कई जगह तो ढूंढना पड़ता है खबर भी लेंस लगा के कि हाँ भाई कांग्रेस की कोई खबर है, इनेलो की कोई खबर है, जेजेपी वाले तो खैर अब खबर कोई बनते ही नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी एक भूमिका होती है, और सरकार को अगर आईना दिखाना है, सरकार से अगर काम लेना है, तो विपक्ष की उसमें भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है विनोद जी। और आपने सही कहा, गुड़गांव जिले में हमारा प्रयास रहता है कि लगातार तीसरी बार हम सत्ता से बाहर हैं। जनता ने भले ही हमें जनादेश सत्ता में रहने का ना दिया हो, तारीफ तो मैंने ही कर दी, बाकी जो जिले गैर हाजिर रहते हैं उस पर भी बोलिए ना। तो जनता ने भले ही हमें विपक्ष में रहने का दायित्व दिया हो, तो हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम गुड़गांव में, क्योंकि गुड़गांव की जिम्मेदारी हमारे पास है, पार्टी ने हमें गुड़गांव में विपक्ष का चेहरा बना करके भेजा है, तो हमारी कोशिश है, चाहे वो जल भराव का मुद्दा हो, चाहे वो कूड़े की समस्या हो, चाहे वो टूटी हुई सड़कों के ऊपर बात हो, या विश्वविद्यालय गुड़गांव के अंदर बनाने हो, नए खेल के स्टेडियम बनाने हो, कांग्रेस पार्टी गुड़गांव में जिंदा दिली के साथ सरकार, इनके अधिकारी, प्रशासन के साथ निरंतर लड़ाई लड़ती आ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। अब जिस तरीके से संगठन को लेकर सर मेरा सवाल है, क्योंकि ग्रामीण अंचल की जिम्मेदारी है, ग्रामीण अंचल में कांग्रेस को मजबूत करना है। अब आने वाले समय में जिस तरीके से आपकी पाइपलाइन में कुछ मुद्दे होंगे, अब बोट तैयार है आपकी मॉनसून के लिए नहीं? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से बोट तो हमारी 24 घंटे 24/7 तैयार रहती है। गुड़गांव, सर देखिए, गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो एक बहुत तेज गति से पिछले 2.5-3 दशक में एमर्जिंग विकसित सिटी के तौर पर पूरा देश देख रहा है। और इसकी शुरुआत 1982 में जब गुड़गांव में मारुति सुजुकी आई थी, तब से गुड़गांव उद्योग का केंद्र बनना शुरू हुआ। और धीरे धीरे मैं कहूंगा कि सभी सरकारों का कोई ना कोई योगदान गुड़गांव के विकास में रहा है, जिसमें सबसे अहम भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 2005 से लेकर के 2014 तक जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो मुख्यमंत्री थे, वो जो अहम और क्रूशियल 10 साल गुड़गांव के लिए थे, उसमें गुड़गांव की एक नई परिकल्पना पूरे देश ने और विश्व ने देखी। उदाहरण के तौर पर, एक पॉजिटिव शुरुआत के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी आप योजनाएं आज देख रहे हैं, 10 साल की जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसमें सबसे पहले देश की पहली रैपिड मेट्रो गुड़गांव में कांग्रेस लेकर के आए। दिल्ली से लेकर के गुड़गांव तक मेट्रो का व्यापक विस्तार कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे जिसका 60% काम कांग्रेस के समय में पूरा हो चुका था। गोल्फ कोर्स रोड जिसकी चर्चा आज विश्व स्तर पर होती है, जहां बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, वो कांग्रेस के समय में डेवलप हुआ था। लगभग 350 से ज्यादा आपने ही कर दिया, तो बीजेपी तीसरी बार सत्ता में कैसे आ गई? आपको तो लोग याद उस पर भी मैं आता हूं विनोद जी।
लगभग 350 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज, और कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं, डेलॉयट, अमेरिकन एक्सप्रेस। सीट कितनी है गुरुग्राम जिले में कांग्रेस की, मेवात को छोड़ दिया जाए तो? गुड़गांव जिले में 4 सीटें हैं और चारों ही भारतीय जनता पार्टी के पास है। उस पर मैं आता हूं, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, पहले सुन लीजिए। मैं आने दूंगा ना, मैं हो गया सर, वो तो पहले पुरानी बात सुन, होगी। 10 साल जो कांग्रेस पार्टी ने गुड़गांव के लिए किया, फॉर्च्यून 500 कंपनीज आई, मैन्युफैक्चरिंग हब बना, साइबर सिटी बनी, मिलेनियम सिटी बनी, ये सभी कांग्रेस के समय में हुआ। लेकिन उसके बाद आपने सही कहा कि लगातार तीसरी बार से भारतीय जनता पार्टी आज हरियाणा में और गुड़गांव में सत्ता में है। अहिरवाल तो पूरा ही खाली है, गुरुग्राम की छोड़ो और पूरे अहिरवाल तक। और आप तो यादव आते हैं, आपसे तो सवाल ये भी पूछना पड़ेगा। बिल्कुल पूछिए, उसका जवाब भी मैं दूंगा। और सर लगातार तीसरी बार सरकार में भी कोई साधारण सरकार में नहीं आए, ये कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार। मैं कहता हूं 5 इंजन की सरकार है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनके पास है, विधायक इनके हैं, सांसद इनका है, मुख्यमंत्री इनके हैं, प्रधानमंत्री इनका है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पिछली 3 और अहिरवाल में 2 राव मजबूत मंत्री हैं, एक मोदी कैबिनेट में है और एक नायाब सिंह सैनी कैबिनेट में है। बिल्कुल और ठीक जिस कहा। सीट पर आपने चुनाव लड़ा था वहां से राव नरवीर साहब आते हैं। बहुत मजबूत मंत्री हैं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, और सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि इतने मजबूत मंत्री हैं कि आखिर में उन्होंने तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में विफल हो चुकी थी, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट भरे मंच से ये दे दिया कि नायब सिंह सैनी जी को गुड़गांव से आकर के चुनाव लड़ लीजिए, नायब सिंह सैनी जी हम आपको अहिरवाल और दक्षिणी हरियाणा का मुख्यमंत्री मान लेंगे। इतने मजबूत मंत्री हैं वो। क्या अहिरवाल के अंदर शौर्य नहीं है? अहिरवाल एक बलिदानों की भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जब 2014 सारे सौरे वीर तो बीजेपी के पास ही है ना। राव नरवीर साहब कुछ कह रहे हैं, आपने कहा, एक जिक्र किया, राविंद्र जी साहब को क्यों भूल जाते हैं आप? टीस तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं रहती है ना मुख्यमंत्री बनने की। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी नेता कांग्रेस से गए हैं, उदाहरण के तौर पर कल का ही उदाहरण मैं आपको बताता हूं, रवनीत सिंह बिट्टू जी को राज्यसभा भेज करके मंत्री बना दिया, लेकिन आज 6 महीने बाद उनकी राज्यसभा छीन ली। आसाम में जब चुनाव होता है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को तो ले जाते हैं, एक मौजूदा सांसद को ले जाते हैं, तो इसमें लेकिन सवाल ये उनको बनेगा, विधायक बना करके छोड़ दिया, उनको मंत्री नहीं बना पाया। राहुल गांधी जी पे तो ये आरोप लगाते हैं ना, हेमंत बिस्वा कहते हैं कि भाई कुत्ते वाले बिस्कुट हमको खिला रहे थे, हमारी बेइज्जती हो रही थी, इसलिए जाना पड़ा। वो एक प्रायोजित घटना थी जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की पूरी पीआर टीम, सभी एजेंसियां। सवाल ये है कि आप लोग अपने लीडर्स को रोक क्यों नहीं पाते? बीजेपी जब जान ले रही है ना, ऐसे तो सम्राट चौधरी का आप जिक्र कर सकते हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री का आप जिक्र कर सकते हैं। मैं 4 उदाहरण और देता हूं। आपका फर्ज है, आप कह सकते हैं बीजेपी पे सवाल उठाने का, लेकिन मेरा सवाल आपसे काउंटर ये है कि भाई कांग्रेस अपने लीडर्स को अगर इतना अच्छा वो बीजेपी में जाके करते हैं, असम का हमने नाम लिया, बिहार का हमने नाम लिया, बिहार वाले तो कांग्रेस से नहीं थे, या फिर अपना बंगाल का हमने नाम लिया, आप लोगों की लीडरशिप में क्या कमी रह जाती है? आप लोग क्यों नहीं रोक पाते हैं? देखिए विनोद जी, बिश्नोई की बात कर लीजिए, धर्मवीर की बात कर लीजिए, सांसद है, राव इंद्रजीत साहब की बात कर लीजिए, किरण चौधरी लेटेस्ट उदाहरण है। अब मां गई राज्यसभा में, बेटी को मंत्री बना दिया, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ मिल रहा है। कांग्रेस अपने में भी तो झांक के देखे ना कि भाई हम में क्या कमी है। बिल्कुल। और एक छोटी सी चीज है डोन, अब जो बागी विधायक रहे उनको सम्मानित किया बीजेपी ने अपने मंच पर। विधायक राज्यसभा की वोट पड़ रही है, 5 विधायक चले गए। एक लाइन में मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, एक लाइन में। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने मंच से एक बात कही थी, शायद वो आपने सुनी नहीं या चलाई नहीं। राहुल गांधी जी ने मंच से ये कहा था कि 2 तरह के घोड़े होते हैं, एक जंगी घोड़ा होता है और एक शादी का घोड़ा होता है। तो कांग्रेस पार्टी में साहब हमें अब आगे शादी के घोड़े नहीं चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकता, जो डर कर राजनीति करता है, जिसको ये डर है कि कल सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे मेरे घर ना पड़ जाए, और ऐसे नेता आज हमें कांग्रेस में आवश्यकता नहीं है। हमें जंग के घोड़े चाहिए, जंगी घोड़े चाहिए जो इस सरकार से लड़ाई लड़ सकते हैं। आप गुड़गांव आए थे, हमने राहुल गांधी जी की खबर आपकी चलाई थी, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है? अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जंगी घोड़े तो जब आएंगे जब गुटबाजी से आप लोग दूर आएंगे। सद्भावना यात्रा हुई, आप कितने दिन गए गुड़गांव में? सही कहा आपने, गुटबाजी के ऊपर बात करी, मैं खुद कहना चाहता। गए थे आप यात्रा में? पता नहीं ऐसा क्यों है कि मीडिया को केवल कांग्रेस की गुटबाजी दिखाई देती है। नहीं दिखाते हैं। आज जिस जिले में, देखिए सवाल अगर आप कर रहे हैं तो उसका जवाब भी सुनना। विस साहब जब नाराज होते हैं वो खबर भी आती है, कुलदीप बिश्नोई जब नाराज हुए वो खबर भी आते। ये एक ट्रेंड बन गया है मीडिया को छेड़ना। मैं आपको लिंक भेजता हूँ, कुलदीप बिश्नोई नाराज हुए, क्या मीडिया ने खबर नहीं चलाई? अब जब अनिल विज नाराज होकर सवाल पूछते हैं अपनी सरकार से, क्या हम लोग खबर नहीं चलाते हैं?
रामविलास शर्मा जब नाराज हुए, क्या हमने खबर नहीं चलाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फरीदाबाद में अभी एक सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री, चलाई हमने खबर। उनकी 3 लाइनें मैं आपको बताना चाहता हूं। 3 लाइनें, देखिए बड़ी सुनने वाली बात है। इनकी सरकार में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री दिशा की मीटिंग में ये कहते हैं कि नगर निगम को चोरों का घर बना दिया, कमीशन लेते हैं बैठ करके। उन्होंने ये कहा मेरे घर के बाहर की जो सड़क थी वो 17 साल पहले बनी थी, यानी 17 साल पहले कांग्रेस का राज था, वो आज तक सलामत है, लेकिन अब जो नगर निगम की सड़कें बन रही है वो 4 दिन में टूट जाती हैं। उन्होंने ये बताया, बाकायदा मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि अफदाली बन गए हैं। हमारे गुड़गांव के एक मंत्री हैं जिनका जिक्र आपने किया, बादशाहपुर से विधायक हैं, विधायक बनकर मंत्रिमंडल की शपथ लेकर जब वो गुड़गांव में आए तो क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि गुड़गांव को लूट करके खा गए, अफदाली बना दिया है। उस टाइम खट्टर साहब की सरकार थी, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे। सर जो अभी आपने बात कही कि मंत्री ने कहा था कि भाई मेरे इलाके को लूट का अड्डा बना दिया है, उस समय मेरा लाइव सेशन चल रहा था, ऑन एयर मैं ही एंकरिंग कर रहा था उस समय, और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़े थे, विपुल गोयल जी उस समय लाइव जुड़े थे। मेरा सवाल पहला यही था उनसे, जो आपने अभी कहा कि सर लूट का अड्डा बना दिया गया, इस तरीके के बयानबाजी अब भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है, क्या ये जनता में अविश्वास पैदा नहीं करेगा? तो उनकी तरफ से जांच की बात की गई कि हम पिछले 1 दशक की पूरी जांच बैठाएंगे। तो सबसे पहले तो काउंटर ये कि चाहे बात सत्ता पक्ष की क्यों ना हो या विपक्ष की क्यों ना हो, सर खबरें तो सब चलती हैं, लेकिन एक मंच पर जब हुड्डा नजर आते हैं और वो सद्भाव यात्रा पहले अनधिकृत होती है, राहुल गांधी के आने के बाद वो अधिकृत हो जाती है, तो ये खबर मजबूरी में सबको आना पड़ता है, इंक्लूडिंग यू। देखिए बिल्कुल ठीक है, सद्भाव यात्रा पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं थी। पहले मैं क्लियर करूं, मैं क्लियर करूं विनोद जी, जिस समय सुन लीजिए नहीं, आपने सवाल पूछा, पहले सुन तो लीजिए। मजबूरी में गए, मान लीजिए मजबूरी में गए। नहीं, मजबूरी में क्यों गए? जब पार्टी ने राहुल जी आए उस दिन गए आप, जब मजबूरी में गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और हरियाणा किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और हरियाणा के प्रभारी ने यह कह दिया, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कह दिया कि सद्भाव यात्रा कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं थी। अध्यक्ष जी तो यही तो कंफ्यूजन है आपकी पार्टी में। आगे में आ रहा हूं। बाकायदा बतौर जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, अगर पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है तो मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता। उसके बाद आपने बताया, सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके बाद राहुल जी आए, उसके बाद राहुल गांधी जी गुड़गांव आए। अरे बढ़ेंगे, मैं पूरा मौका दूंगा, नहीं टोकूंगा। आप कितने दिन गए, एक बार कर लेते हैं ना क्लियर, वंस फॉर ऑल सेटल कर लेते हैं। जब राहुल गांधी जी गुड़गांव में आए तो हम पूरी ताकत के साथ, पूरे स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बहुत भारी जोश और जुनून से राहुल गांधी जी का स्वागत किया और यात्रा में शामिल। पार्टी की वो अधिकृत यात्रा नहीं थी सर, लेकिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर में, उसमें विजेंद्र सिंह ये इंटरव्यू दे रहे थे, बयान दे रहे थे, उनकी तरफ से बात कही गई कि जब इस यात्रा को उन्होंने शुरू किया तो पार्टी आला कमान से इजाजत ली। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप शुरू कर देंगे, पार्टी आला कमान से इजाजत तो ली गई। चाहे बात केंद्रीय की हम कर लें तो उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान से इजाजत ली गई, प्रतिलिपि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी भिजवाई गई थी, राव नरेंद्र सिंह को भी भिजवाई गई थी, उसके बाद वो उनका अपना स्टैंड है वो शामिल हुए। देखिए मुझे लगता है कि आप गलत व्यक्ति से गलत प्रश्न पूछ रहे हैं साहब। मैं पार्टी के एक जिले का अध्यक्ष हूं। अब कोई अगर व्यक्ति हरियाणा के अंदर किसी भी कोने में कोई यात्रा निकालता है तो पार्टी का हाईकमान से हो सकता है कि बात करे, लेकिन उसकी जानकारी मेरे तक नहीं। आप युवा नेता हैं, देखिए चंडीगढ़ कितना दूर है आपके लिए, ये आंकड़े हैं। आप ये जो नतीजे आए, क्योंकि परीक्षा होती है, हमारी परीक्षा तो जब तक कैमरा चल रहा है कि कुछ गलत ना निकल जाए हमेशा रहती है। आप लोगों की परीक्षा एक ही होती है चुनाव की। आप 60,000 वोट से दूर हैं चंडीगढ़ पहुंचने से। सबसे बड़ी विधानसभा है, चुनाव लड़ा। अभी आपके सहयोगी कह के गए कि भाई राज बब्बर साहब को बड़ी मजबूती से आपने चुनाव लड़वाया, वो दिखा भी कि हाँ एक बार तो लगा कि अप डाउन हो रहा है, और राव इंद्रजीत साहब को ठीक ठाक टक्कर दी। लेकिन आपकी खुद की जो विधानसभा थी वो 60,000 से हारे हैं आप। बिल्कुल, मैं इस बात को बहुत हम्बली और बहुत विनम्रता पूर्वक एक्सेप्ट करता हूं जो जनता ने जनादेश मुझे दिया। आपने ये तो देखा कि 60,000 की कमी रह गई, लेकिन आप ये देखने में सक्षम नहीं रहे कि 2014 और 2019 में कांग्रेस पार्टी को 84,798 वोट मिले। उसी पर मैं आ रहा हूं। 2014 और 2019 में कांग्रेस पार्टी को 10,000 वोट मिले थे बादशाहपुर विधानसभा से। एक बार 10,600 मिले थे, एक बार 10,800 मिले थे। तो नंबर पे रहती थी। 10,000 से लेकर के हम 85,000 तक पहुंचे।
75,000 की छलांग कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में लगाई, शायद वो आपको नहीं आगे दिखे। का प्लान बताइए फिर आप। आने वाले समय में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, और राव नरवीर का गढ़, जिस प्रकार से गढ़ किसी का नहीं है साहब, अरे गढ़ पहले किसी का नहीं है। comfortable margin से जीत अगर गए। अगर किसी का गढ़ है तो मैं आज चुनौती देता हूं इस मंच से, विनोद जी, उधर देखिए, उधर देखिए, आज दीजिए। इस मंच से चुनौती देता हूं, अगर पूरा गढ़, फ्रंट कैमरा उधर से दीजिए। अगर गढ़ है किसी का, कोई मानता है कि गुड़गांव या बादशाहपुर उसका गढ़ है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार यहां है, कमल के फूल के नाम पर यहां वोट जरूर पड़ते होंगे कुछ, लेकिन अगर कोई नेता ये भ्रम में रहता है कि ये मेरा गढ़ है, तो आज किसी भी पंचायत का चुनाव, मैं विधायक सांसद छोड़ दीजिए, किसी एक गांव में भी बादशाहपुर के विधायक खड़े होकर के ये कह दे कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा, जिस गांव को वो चुने उस गांव में निष्पक्ष चुनाव हो, बैलेट से चुनाव हो, मैं लड़ूंगा और सामने जो लड़ेंगे। अगर एक भी गांव से वो मुझे चुनाव हरा दे तो मैं जीवन भर चुनाव नहीं लड़ूंगा साहब, इतनी चुनौती मैं दे सकता हूं। तो गढ़ किसी का नहीं है, ये जीत जो थी है हौसला, ये सफर जो है 85,000 तक पहुंचे आपने, युवा हो, मैं मतलब आपको प्रोवोक नहीं कर रहा, मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई वर्धन यादव, एक बात आपको पता नहीं होगी शायद आपके बारे में, जिस तरह की उस समय कांग्रेस की लहर थी या हवा थी, हालांकि वो हवा सच्ची नहीं निकली, आपको भी देखा जा रहा था, पता है आपको विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था कि क्या अहीरवाल में जो ट्रेडिशनली नेता चले आ रहे थे, कैप्टन साहब का नाम ले सकता हूं मैं राव इंद्रजीत साहब का नाम ले सकता हूं, राव नरवीर साहब का नाम ले सकता हूं, वर्धन यादव के तौर पर एक युवा एक था कि कहीं हाँ अहीरवाल में एक और लीडर आ सकता है, ऐसी उम्मीद आपसे जताई गई थी। आगे आपकी क्या पोटेंशियल है, वही मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, लगभग जब से मुझे पार्टी ने विपक्ष के तौर पर गुड़गांव में स्थापित किया है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कुछ हो सकती है, लेकिन मेरा पहला और आखिरी प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी चारों सीटों से गुड़गांव में भारी भरकम बहुमत के साथ जीत हासिल करे। यह वर्धन यादव की संगठन के तौर पर जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, इसका पूर्ण रूप से मैं पूरी ताकत के साथ इसके ऊपर पूरी टीम हमारी लगेगी, संगठन लड़ेगा और आने वाले समय में चारों सीटें पर कांग्रेस पार्टी की विजय आपको 2029 में मैं करके दिखाऊंगा, हमारे सभी कार्यकर्ता करके दिखाएंगे। शहरी इलाका है पॉसिबल? देखिए, उसके पीछे कारण भी मैं आपको बताता हूं। आज हमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों मिलता है? आज हमें जनता की तरफ से जो विश्वास दिखाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो इस मिलेनियम सिटी को गुड़गांव को बनाया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने मिलेनियम सिटी को सिंक सिटी बना दिया। थोड़ी सी बारिश के अंदर गुड़गांव जलमग्न हो जाता है। 2016 में आपने देखा पूरे देश में चर्चा थी, पूरे विश्व में चर्चा थी, महाजाम लग गया। पिछले ही साल सितंबर में 2 घंटे की बारिश ने 20 घंटे तक गुड़गांव की रफ्तार को रोक करके रख दिया। जो कांग्रेस के समय में साइबर सिटी हुआ करती थी, फॉर्च्यून 500 कंपनीज आती थी, आज वो क्राइम सिटी बन चुकी है सर। आए दिन किसी आर्टिस्ट के पीछे, किसी बिजनेसमैन के साथ में या किसी सिंगर के पास फिरौतियों के फोन आते हैं, खुलेआम बदमाश गोलियां चलाते हैं। तो साइबर सिटी को इन्होंने क्राइम सिटी बना दी। जो ग्लोबल सिटी कांग्रेस पार्टी बना करके गई थी, आज वो लिक्कर सिटी बन चुका है सर। इस बात की हमें यहां चर्चा करनी चाहिए, कितने धड़ल्ले से शराब का व्यापार गुड़गांव के अंदर चल रहा है। पूरे देश का व्यक्ति गुड़गांव में शराब के ठेके देखने आ रहा है सर। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे इस प्रदेश का और इस गुड़गांव जिले का क्या होगा? टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया कि भाई कितने ठेके हैं। ये अट्रैक्शन हो सकता है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। चलिए ठीक है, ये बात आपने कही। मेरा एक सवाल आपसे, क्योंकि जब गुरुग्राम में हम जनता से बात करते हैं, जनादेश तो गुरुग्राम का भी भारतीय जनता पार्टी को, ये बात तो यादव साहब आप बखूबी जानते हैं। देखिए, और जनता से जब हम बात करते हैं कि विपक्ष को आप क्यों नहीं चुन रहे, कांग्रेस को आप क्यों नहीं चुन रहे, तो एक जवाब यह आ जाता है कि ऐसी पार्टी जिसके विधायक उसके हैं या नहीं, ये एक संशय है। राज्यसभा चुनाव में इसकी बानगी देखने को मिली आपको, या फिर ऐसे विधायक जिसके कार्यकर्ता उसी की पार्टी के दूसरे विधायक के खिलाफ है, क्योंकि उसमें गुटबाजी नजर आती है। ये चीज भी तो आपको कम से कम मुझे लगता है कि देखनी चाहिए जब आप जनता के बीच में जाते हैं सर। और एक छोटा सा बिल्कुल सवाल लास्ट में आपसे यही रहेगा कि एक फरमान मैं इसे कहूंगा, बीके हरिप्रसाद साहब कह रहे हैं कि भाई कोई प्रदर्शन करना है, कोई मुद्दा उठाना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वोट चलाने के लिए वर्धन यादव साहब पहले चिट्ठी लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इस सवाल के ऊपर मैं अभी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मैंने गिनवाए कि कांग्रेस की कितनी अहम भूमिका गुड़गांव को बनाने में रही, लेकिन और भी सरकारों की रही। हमारे माननीय विधायक
गुड़गांव से विधायक भी यहां पर आए हैं, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की बात नहीं करूंगा तो शायद वो नाराज हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर विनोद जी, भाजपा की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है गुड़गांव को बनाने में। क्या भूमिका रही है वो सुनिए। इन्होंने गुड़गांव को गुरुग्राम तो बना दिया, लेकिन उसके बाद 2018 से लेकर के आज 2026 तक एक सरकारी अस्पताल नहीं बना पाए। 12 साल की सरकार में एक सरकारी खेल स्टेडियम ये नहीं बना पाए। इन्होंने बनाया क्या? भारतीय जनता पार्टी का आलीशान 5 स्टार कार्यालय बना दिया। 1.5 साल के अंदर आपने हजारों करोड़ की लागत से वो कार्यालय तो बना दिया, लेकिन आपसे एक अस्पताल नहीं बना साहब। आपने कई करोड़ों की लागत से पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस तो बना दिया, जहां पहले खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, अब नायब सिंह सैनी जी और इनके मंत्री आते हैं, ऐशोराम के साथ बैठते हैं, उद्योगपतियों के साथ भ्रष्टाचार की नीतियां बनाते हैं और चले जाते हैं। यह काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12 साल में किया। संगठन का सवाल आपने पूछा, माननीय प्रभारी महोदय ने जो चिट्ठी निकाली थी, उसका मतलब यह नहीं है कि हरियाणा के किसी भी कोने में अगर हमें प्रदर्शन करना है या जनता की कोई आवाज उठानी है तो हमें परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसका मकसद यह भी था कि जो भी कार्यक्रम हरियाणा में होते हैं उसमें जिले कांग्रेस की अनुमति जरूरी है, जिला कांग्रेस कमेटी की भागीदारी जरूरी है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रोटोकॉल जरूरी है। तो पार्टी को एक अनुशासन के तहत वो चिट्ठी निकाली गई थी और सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो पदाधिकारी है, चाहे सांसद है, चाहे विधायक है, सभी कार्यकर्ताओं को उस अनुशासन में रहकर ही पार्टी के कार्यक्रम करने होंगे। सीधा सवाल पूछता हूं, एक आप जवाब दीजिएगा। अहिरवाल को बीजेपी पसंद क्यों है? यादवों को बीजेपी इतनी पसंद क्यों है और कांग्रेस इतनी नापसंद क्यों है? कि राव दान सिंह जी जैसे मजबूत नेता थे, उनका भी कद था, वो भी चुनाव हार गए। क्या लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से उनका फिर विधानसभा में हाल हुआ? और जब आपकी उम्र का मैं जिक्र करता हूं तो वर्धन यादव खुद को कहां देखते हैं और कांग्रेस के साथ राजनीति को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस की और अहिरवाल में और यादवों की जो वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है, अहिरवाल गढ़ है, ये दूरी पट पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि अहिरवाल की जनता ये नहीं कह सकते आप कि भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है। चिरंजीव राव वो कहां थी 2014 से पहले? राव दान सिंह 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी कहां थी? अहिरवाल की सारी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीता करती थी। कांग्रेस पार्टी काबिज थी साहब हरियाणा में, और अहिरवाल के अंदर हमारे सांसद होते थे, हमारे विधायक होते थे, हमारे मंत्री होते थे। लेकिन 14 के बाद क्या हुआ, कारण क्या है मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो द्वेष का जहर हरियाणा के अंदर भरा, 35 बनाम 1 की लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी ने करवाई, हमारे आपसी भाईचारे को जो खत्म किया, उसकी वजह से ये दूरियां कांग्रेस पार्टी से बड़ी हैं, मैं मानता हूं। क्योंकि एक समाज के अंदर द्वेष का जहर घोला गया, सोची समझी रणनीति के साथ घोला गया। और जब एक समाज के अंदर जहर घुल जाता है विनोद जी, इतना आसान नहीं होता। आप आग लगा सकते हैं 1 मिनट में, लेकिन उस आग को बुझाने के लिए दशकों लग जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे उस आग को बुझा रही है, जनता को समझा रही है कि 36 बिरादरी का हमारा भाईचारा बना रहे। पार्टियां आती जाती रहेंगी साहब, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन ये समाज जो है इसके अंदर द्वेष नहीं फैलाना चाहिए। बर्डन नहीं ले रहे हो आप। मैं अहिरवाल तक लेके जा रहा हूं बार बार आपको, आप गुड़गांव और बादशाहपुर तक सीमित हो रहे, समझ ही नहीं रहे हो। मैं आपको पूरा अहिरवाल तक लेके जा रहा हूं कि भाई नया चेहरा आ रहा है, कुछ फ्रेशनेस है, आप ले ही नहीं रहे हो उसको। अरे रविंदर एक भाटी है, हनुमान है और बहुत से लीडर हैं, इसको जब उनको कहे जाता है तो वो बड़े लपक के लेते हैं उस चीज को। निश्चित रूप वर्धन से यादव जी क्यों नहीं ले रहे हैं? निश्चित रूप से दक्षिणी हरियाणा और अहिरवाल को एक नए नेतृत्व की जरूरत है, और वो नया नेतृत्व, पोटेंशियल है वो कांग्रेस का, वो नया वैक्यूम भरने का, वो नया नेतृत्व कांग्रेस पार्टी भरने का भरपूर प्रयास कर रही है, जिसमें एक छोटी सी कड़ी मैं भी हूं। मैं नहीं कहता कि पूरे दक्षिणी हरियाणा और अहिरवाल को मैं बदल करके रख दूंगा, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी मुझे जिम्मेदारी बढ़ा पाएंगे, 100% बढ़ाएंगे सर, एक्सेप्टेंस बढ़ाएंगे, अहिरवाल को नया नेतृत्व देंगे, साधारण मध्यम वर्गीय, बिना राजनीतिक। पता चला दान सिंह साहब चले गए, कैप्टन साहब नाराज हो गए, वो भी नाराज चलते रहते हैं। आज चेहरे बदलते रहेंगे विनोद जी, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन विचारधारा वही रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष भी अब तो इसी बेल्ट से दे दिया ना। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने यह देखा कि अहिरवाल के अंदर बहुत पोटेंशियल है, अहिरवाल के अंदर बहुत सक्षम लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो आज प्रदेश अध्यक्ष दक्षिणी हरियाणा से दिया गया, दक्षिणी हरियाणा में नए नए लोगों को चुनाव लड़वाएगा। तो आने वाले समय में 2029 के चुनाव में आज मैं आपको कहकर के जाना चाहता हूं
कांग्रेस की जब सरकार 2029 में हरियाणा में पूर्ण बहुमत की अरे बनेगी, सर 24 की बनती बनती क्यों रहेगी, फिर ये भी बता दीजिए आप। 29 में जब कांग्रेस की सरकार बहुमत की बनेगी तो उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान दक्षिणी हरियाणा से होगा और सभी नए चेहरे आपको विधानसभा और लोकसभा में दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी के साथ आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने जी दिल्ली एनसीआर Thank you. हरियाणा को समय दिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वर्धन जी से कि वो मंच पर ही थोड़ा इंतजार करें और साथ ही साथ करना चाहूंगी जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और पंजाब हिमाचल के एडिटर विनोद लांबा सर से कि वो सम्मानित करें। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम की, और गुरुग्राम की जब हम बात करते हैं तो कई की बात कर ले, इसी के साथ साथ अगर हम तमाम जो मुद्दे हैं उसकी बात कर भी है, विपक्ष भी है, और